तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, रिवीजन। तो बच्चों सबसे पहले मुझे फर्स्ट जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है तो सबसे पहले करंट के बारे में ही बताना चाहिए, राइट। करंट मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि इसके पहले जब अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें अपन ने जो स्टडी की थी वो थी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू रेस्ट चार्ज। अब अपन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू मूविंग चार्ज। तो डेफिनेटली करंट के केस में चार्ज फ्लो कर रहा है, पर सेकंड जो चार्ज फ्लो करता है उसको अपन बोलते हैं करंट। तो यदि मान लीजिए सपोज ये बैटरी है, सेल है, प्लस माइनस, और फिर यदि इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में टी टाइम में यदि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में जितना फ्लो करेगा उसको अपन बोलते हैं करंट। 1 सेकंड में जो फ्लो करता है उसी को अपन बोलते हैं रेट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब है जो करंट का फॉर्मूला होने वाला है वो होता है करंट I इज इक्वल टू ऑफ Q बाई टी, राइट। तो ये है करंट का फॉर्मूला। अब सेकंड यदि अपन बात करते हैं करंट से रिलेटेड, अच्छा चार्ज की बात करें तो कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स, और Q इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E। तो यही चीज आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू Q बाई टी, या यही बोल सकते हो NE अपॉन टी। अब करंट बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है करंट में, डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद इसको क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर्स लॉ का मतलब तुम लोगों को पता है, जैसे बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स आप F1 लगा रहे हैं, यहाँ F2 लगा रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो आपको वेक्टर्स लॉ की हेल्प से निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। तो फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर्स में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, F इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है यदि यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और यहाँ से करंट कितना होगा तो वो डायरेक्ट जैसा स्केलर्स में होता है वैसा देखा गया है। 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो ये कितना होगा? 2 प्लस 3 5 एम्पियर। इसका मतलब करंट जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और इसीलिए करंट को क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो करंट जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं यूनिट्स, तो इन सीजीएस सिस्टम में करंट की यूनिट ली जाती है एब एम्पियर, और एसआई सिस्टम में क्या लेते हैं? एम्पियर। फिर इनमें रिलेशन क्या होता है? तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 एब एम्पियर, राइट। जैसा मैंने ये तुम लोगों को करंट बताया है वैसा ही नेक्स्ट करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं इसको, और J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए। मतलब करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय J। मतलब कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि A है और उससे I करंट फ्लो करा तो A से I, यूनिट से I अपॉन ए, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू I अपॉन ए। नेक्स्ट बच्चों ये जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका देखिए करंट जो है वो स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी है? वेक्टर है। इसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन किसका होता है? करंट के फ्लो होने का।
तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन। फिर रहा सवाल इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप इजीली बता सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई अपॉन ए बोल रहे हैं आप, तो आपको पता है करंट को तो एम्पियर में मेजर करेंगे और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा एम 0 एल माइनस 2 टी 0 A1। यूनिट की बात करोगे तो ऐसा ही सिस्टम में आप यूनिट लेते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसके अलावा एक और चीज आपको देखनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो एक्चुअली में जब वायर में करंट फ्लो करता है, यहां पर वायर में करंट जब फ्लो करता है तो एक तरफ से फ्लो करते हैं पॉजिटिव आयंस और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बार बार इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस से कोलिजन होता है। किन्हीं भी टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये प्लस प्लस है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन आकर इससे कोलिजन कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है और फाइनली जाकर एक फाइनल वेलोसिटी जाकर ये हिट करता है। तो किन्हीं टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है I इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। ये फॉर्मूला होता है n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। वट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हर मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी के बेसिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल ज्यादा कंडक्टर है, कौन सा कम कंडक्टर है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए उसको सबसे बड़ा कंडक्टर मानते हैं। तो n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसके अलावा यदि आप J के साथ देखें तो J इज इक्वल टू आप बोल रहे हैं I अपॉन A। अब I की वैल्यू यदि आप रख देंगे तो N इंटू E इंटू A इंटू VD अपॉन A, तो A कैंसिल हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू N इंटू E इंटू ऑफ VD हो जाएगा। यहां पर यदि आप बोलते हैं VD इज इक्वल टू, तो ये जाएगा I अपॉन N इंटू E इंटू A, ऐसा हो जाएगा। जबकि यहां पर यदि VD इज इक्वल टू बोलेंगे तो ये जाएगा J अपॉन N, ऐसा हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये हल्का सा मैंने डिस्कशन किया करंट और करंट डेंसिटी के लिए। नेक्स्ट बच्चों, जो मुझे आप लोग को डिस्कस करना चाहिए वो अब बताना चाहिए ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो नेक्स्ट बच्चों टॉपिक मुझे जो डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा सेल के बारे में आपको बताना चाहिए। व्हाट इज सेल? द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जिसमें आप केमिकल भरते हैं और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, मतलब अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दस द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। नेक्स्ट यदि मैं आपसे डिस्कस करूं टाइप्स ऑफ सेल, तो
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मीन्स यूज एंड थ्रो वाले सेल, जिनको आपने यूज किया और फिर यूज सेल खत्म हो गया तो फेंक दिया, जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब जिनके अंदर केवल केमिकल भरा था और उससे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन की, ऐसे सेल को अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल। द सेल्स which are not rechargeable, which is convert only chemical energy into electrical energy, is called primary cell. ऐसे सेल हैं सिंपल वुडलिक सेल, लेक्लॉन्शी सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल। सेकेंड होते हैं सेकेंडरी सेल। दो सेल्स विच आर रिचार्जेबल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल जिनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, उसके अंदर आपने केमिकल तो डाला है, लेकिन जब आप उसको चार्ज करोगे तभी वो फिर उसके बाद यूज में आएगा। इसका मतलब पहले आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर जब वो चार्ज हो गया तो वो केमिकल एनर्जी उसका यूज कर रहे हो आप फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। तो ऐसे सेल को अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ऐसे सेल होते हैं निकल फेरस सेल, NiFe सेल, नी फेज सेल, या फिर एसिड एक्यूमुलेटर, बैटरी वगैरह, कार बैटरी वगैरह, मोबाइल बैटरी, सब सेकेंडरी सेल है, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, सब सेकेंडरी सेल। तो एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक सिंपल वोल्टिक सेल की बात करें अपन, तो ये सिंपल वोल्टिक सेल ऐसा होता है, इसमें आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, और दो प्लेट डाल देते हैं, एक होती है कॉपर और एक होती है जिंक। अब इसमें ये जो डाइल्यूट H2SO4 है, ये डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस और सल्फेट नेगेटिव आयंस, ऐसा। अभी बच्चों फिलहाल जो ये सेल है इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है, कोई एनोड नहीं है, कोई कैथोड नहीं है, बस फर्क है नेचर का, कॉपर को पॉजिटिव नेचर का मानते हैं और जिंक को नेगेटिव नेचर का, पोटेंशियल के बेसिस पर। आप लोग की केमिस्ट्री में पूरी एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज है, उसके बेसिस पर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो कॉपर प्लेट जो है उसको पॉजिटिव नेचर होती है और उसकी तरफ जाता है एक्चुअली में ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी ये इलेक्ट्रोड नहीं है, इसके जाने के बाद इलेक्ट्रोड बनेगा, तो इसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस एक प्लेट पर जाते हैं और सल्फेट नेगेटिव आयंस दूसरी प्लेट पर जाते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जब कॉपर प्लेट पर जाते हैं, एट कॉपर प्लेट, तो वहां पर ये आयंस जब पहुंचते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ना, पॉजिटिव आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं, कॉपर प्लेट से निकाल लेते हैं और खुद कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में, ऐसा। लेकिन ऐसा उनने जब किया तो कॉपर में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो फिर कॉपर पर उन्होंने डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी इलेक्ट्रॉन्स की। अब कॉपर प्लेट क्या हो गई, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको मालूम है यदि किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल ली जाए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर दी जाए, मतलब उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और सल्फेट नेगेटिव आयंस जो है वो जाते हैं जिंक प्लेट पर, एट जिंक प्लेट। इस पर एक्चुअली में सल्फेट नेगेटिव आयंस पहुंचते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और खुद कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फेट रेडिकल्स में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं तो उस पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज। अब बना है ये सेल, एक इलेक्ट्रोड क्या हो गया, एनोड, और एक क्या हो गया, कैथोड, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब आप जब बल्ब से कनेक्ट करते हो एक्सटर्नल सर्किट से, तो ये जो पॉजिटिव आयंस है उनका फ्लो होता है +2- ऐसा, पॉजिटिव आयंस का फ्लो, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
जबकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, माइनस टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करता है प्लस टू माइनस, लेकिन इंटरनल सर्किट में फ्लो करता है माइनस टू प्लस। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल माइनस टू प्लस, और इंटरनल सर्किट में फ्लो करते हैं प्लस टू माइनस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो बार बार इन इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयन के साथ में क्या होता है, कोलिजन होता है, एनर्जी लॉस होता है। ऐसा अंदर भी हो रहा है, इसी को अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इस तरीके से बच्चों सेल की वर्किंग है, सेल इस तरीके से डेवलप होते हैं। अब यदि मैं बात करूं इसमें, तो जो टर्म है वो मुझे बतानी चाहिए आपको, ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या होता है? देखिए सेल प्रैक्टिकली आपको भले ही ऐसा दिखे प्लस माइनस, ये एक्सटर्नल सर्किट, तो अपन ऐसा मानते हैं करंट, पर सर्किट तो अपन ऐसा बनाते हैं कॉपी पेज पर, ऐसा, ये प्लस ये माइनस, और प्लस और माइनस के बीच में जो गैप दिख रहा है वहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट। तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए, पॉजिटिव आयंस को फ्लो करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी, पॉजिटिव आयंस को। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, यदि आप उसको होल सर्किट में सर्कुलेट करवाने वाले हो तो बार बार अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के कारण एनर्जी लॉस हो रहा है। तो सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कंप्लीट सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। और इसीलिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है W/Q। मान लीजिए पूरे सर्किट में Q चार्ज को फ्लो करवाना है होल सर्किट में, और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, W। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में सर्कुलेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, W/Q। इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल? It is equal to the amount of energy required to circulate unit positive charge in whole circuit is called EMF of a cell. इसकी एक और डेफिनेशन बोल देते हैं जनरली, when the cell is in open circuit, जब अपन सेल का यूज नहीं कर रहे हैं, when the cell is in open circuit, then potential difference between electrodes is called EMF of a cell. जब सेल का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ये बच्चों ईएमएफ की डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ईएमएफ है किसी भी सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द characteristics property of a cell. It is only depends on the nature of electrodes and nature of electrolyte. जो इलेक्ट्रोड्स है उसके साइज पर और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, नेचर पर डिपेंड करता, कंसंट्रेशन पर। जैसे अपन बात करते हैं सिंपल वोल्टिक सेल, तो एक्चुअली में सिंपल वोल्टिक सेल जो होता है उसमें एनोड कॉपर का होता है, कैथोड जिंक का होता है, और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है वो डाइल्यूट H2SO4, और इसलिए उसका ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट। अब जैसे मैंने सिंपल वोल्टिक सेल बताया वैसा ही होता है डेनियल सेल, बस थोड़ा मॉडिफाइड है।
जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको इम्प्रूव किया गया है। तो उसमें भी वही लेते हैं, कॉपर लेते हैं एनोड, कैथोड लेते हैं जिंक, और अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी डाइल्यूट H2SO4, इसलिए उसका भी ईएमएफ कितना होता है 1.08 वोल्ट। तो चूंकि दोनों में इलेक्ट्रोड सेम नेचर के थे, कॉपर जिंक के, इलेक्ट्रोलाइट सेम था, इसलिए ईएमएफ भी सेम होता 1.08, चेंज नहीं होता। लेकिन यदि नेक्स्ट बात करें लेक्लॉन्जी सेल और ड्राई सेल, ड्राई सेल मतलब जो आप घर में सेल वगैरह, पेंसिल सेल वगैरह यूज करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उसमें जो एनोड यूज किया जाता है वो कार्बन का, और कैथोड होता है जिंक का, और अंदर फिल किया जाता है NH4Cl सॉल्यूशन लेक्लॉन्जी सेल में और ड्राई सेल में पेस्ट, दोनों में, लेक्लॉन्जी में भी और ड्राई में भी। दोनों में एनोड कार्बन के होते हैं, दोनों में कैथोड जिंक के होते हैं, दोनों के अंदर केमिकल यूज किया जाता है NH4Cl, बस एक में सॉल्यूशन के फॉर्म में और एक में पेस्ट के फॉर्म में, इसलिए इन दोनों का भी ईएमएफ सेम होता है 1.5 वोल्ट। लेकिन इससे डिफरेंट हो गया, क्यों? क्योंकि एनोड बदल गया। तो ये जो ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। नेक्स्ट, ये ईएमएफ जो है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप बता सकते हो, W/Q मतलब ml²T-2 और चार्ज के लिए AT। इसको सॉल्व कर लोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा ml²T-3A-1। यूनिट के लिए बच्चों ईएमएफ को एसआई सिस्टम में वोल्ट्स में ही मेजर किया जाता है, वोल्ट्स में, एसआई यूनिट वोल्ट। बोला ना अपन ने, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी वो ईएमएफ की होगी। जैसा मैंने ये ईएमएफ आपको बताया है, वैसे नेक्स्ट यदि बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। पर एक्चुअल में है क्या ये टर्मिनल वोल्टेज? ये भी सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये तब है जब सेल क्लोज सर्किट में होता है, जब आप सेल का यूज करते हैं। तो व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स when the cell is in closed circuit. It is denoted by V and its value is depends on the external resistance, V की वैल्यू। ये जो बच्चों हैं सही मायने में एक्सटर्नल सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मान लीजिए Q चार्ज है और उसको केवल एक्सटर्नल सर्किट में आप फ्लो करवाना चाहते हो, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? W'। Q के लिए W', तो यूनिट के लिए कितनी होगी? W'/Q। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज to circulate only in external circuit is called terminal voltage. It is denoted by V. Second definition, or the potential difference between the electrodes when the cell is in closed circuit is called terminal voltage. तो स्वाभाविक है बच्चों, इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ml² T-3 A-1
और यूनिट जो है वो भी वोल्ट, इसको भी वोल्ट में मेजर करते हैं। थर्ड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस offered by electrolyte in the path of flow of current is called internal resistance। क्योंकि आपको मालूम है ये जो करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट में भी फ्लो कर रहा है और अंदर सेल के अंदर भी। तो जितना रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है ये इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो होने के पाथ में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो obstructions offered by electrolyte in the path of flow of current is called internal resistance of a cell। जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा सेल गर्म होगा। भाई कोई पहलवान जा रहा है, उसका आप रास्ता रोकोगे, उसको जाने नहीं दोगे तो दो चार थप्पड़ मार देगा आपको, फिर चला जाएगा वो। और आपको जब दो चार थप्पड़ पड़ जाएंगे तो आपको गरम गरम लगेगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वैसे ही करंट है, बड़ा पहलवान है, वो जाना चाहता है और इलेक्ट्रोलाइट यदि रास्ता रोकेगा तो स्वाभाविक है वहां पर वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, मतलब गर्म हो जाएगा सेल। तो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा तो सेल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आपने सेल इसलिए थोड़ी खरीदा कि सेल गर्म हो, आप तो ये चाहते हैं बाहर जो बल्ब है वो गर्म हो, उसके गर्म होने से हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी में, आपको फायदा है। तो आप चाहते हैं जो भी एनर्जी सेल की हो वो कहाँ पर? एक्सटर्नल सर्किट में आए, इंटरनल सर्किट में ना आए। मतलब जनरली अच्छे सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको जब अपन सर्किट में शो करते हैं तो सेल के साथ में ऐसा सीरीज में बनाकर शो करते हैं ऐसा। इसको, इसकी भी यूनिट ओम होती है, ओम में मेजर करते हैं, ओम। तो मैंने जैसा समझाया आपको कि अच्छे सेल के लिए जरूरी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर कम कैसे रखें? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो फर्स्ट नंबर पर है ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना कॉन्सेंट्रेट इलेक्ट्रोलाइट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं वो डाइल्यूट लिए जाते हैं ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो? कम हो। सेकेंड, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स के बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, क्योंकि आपको मालूम है करंट ऐसा चल रहा है +2 माइनस, और सेल के अंदर चल रहा है माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन ज्यादा होगा। आप चाहते हैं कोलिजन कम हो तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच जाने चाहिए, मतलब डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यदि आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखना चाहते हैं तो जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट जो अपन यूज करते हैं वो कैसा यूज करना चाहिए? डाइल्यूट। सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स ये कैसा रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। थर्ड, ये जो प्लेट्स है इलेक्ट्रोड्स, इनका एरिया कैसा रहना चाहिए? ज्यादा। जितना ज्यादा होगा उतना कोलिजन कम होगा। भाई पतले से दरवाजे से यदि 10 लोग जा रहे हैं बाहर और 10 लोग आ रहे हैं तो कोलिजन ज्यादा होगा ना। सकरे रास्ते में यदि ट्रैफिक जा रहा है और आ रहा है तो कोलिजन ज्यादा होगा। वही रोड यदि चौड़ा होगा तो इजीली कोलिजन कम हो जाएगा। तो इसीलिए
ये जो प्लेट्स है इनका एरिया कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स। यदि मैं पूछूं आपसे कि मेटल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से करंट फ्लो होता है मेटल्स में? भाई सिंपल सी बात है, क्लास में यदि कम बच्चे हैं तो ऊधम होने की संभावना कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो ऊधम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भीड़ जो होती है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और मेटल्स में आपको मालूम है लार्ज क्वांटिटी में क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उन्हीं को माना जाता है रिस्पॉन्सिबल करंट होने फ्लो होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स, तो जनरली मेटल्स में for electric conduction in metals electrons are responsible, free electrons are responsible for electric conduction, right? तो फर्स्ट तो आप यही मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक कंडक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, करंट फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जनरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना की जाए तब भी मूव करते रहते हैं बहुत हाई वेलोसिटी से, राइट? तो बच्चों यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना की जाए तब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना की जाएगा क्या मतलब है? मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है और यहाँ आपके पास में सेल है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर ऐसे, ये एंड प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी है, अप्लाई कर दी है। लेकिन यदि यहाँ स्विच रखा है और उसको ऑफ कर दिया तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इस जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, these free electrons are moved randomly with a very high speed 10 to the power 5 meter per second। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है तब भी इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करते रहते हैं रैंडमली। लेकिन यदि एक फिक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मानी जाए तो फिर 0 होती है, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाते, ये मेटल से बाइंडिंग में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब यहां पर आपने स्विच ऑन किया, ये प्लस ये माइनस, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं पॉजिटिव आयंस। एक तरफ से पॉजिटिव आयंस चलते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो बार बार इन इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ में क्या होता है, कोलिजन होता है। जैसे ही कोलिजन होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E।
क्यू की वैल्यू स्मॉल ई, तो फोर्स लगेगा। फोर्स के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन भले यहां वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन फिर मूव करते हैं, फिर इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और नेक्स्ट पॉजिटिव आयन से जब कॉलिजन करते हैं तो काफी हाई वेलोसिटी से कॉलिजन करते हैं। तो किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी and drift velocity is denoted by Vd और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। मुझे सॉरी ये 10 to the power 4 आएगा। यहां पर अपन बात करें किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको अपन डिनोट करते हैं बाय टाउ। टाउ व्हाट इज टाउ? व्हाट इज टाउ? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो बच्चों यहां पर मैंने टाउ आपको बताया टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों जो मुझे डिस्कस करना चाहिए वो आप लोग से है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? जब मैं बोलता हूं ओम्स लॉ तो कुछ बच्चे बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर। नहीं, यदि आपने ऐसा बोला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो ज्यादा करेक्ट था, क्योंकि ओम ने यही लॉ दिया है। ओम ने बोला एट द सेम फिजिकल स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब किसी कंडक्टर के लिए फिजिकल स्टेट चेंज ना हो और आप यदि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्या बोला? एट द सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट का मतलब ना तो आपको उस वायर की लेंथ बदलना है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलना है, ना टेम्परेचर चेंज करना है। ये सब चेंज ना करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। दिस इज ओम्स लॉ। इसीलिए जो ओमिक सर्किट होते हैं उनके लिए जब V और I में ग्राफ स्केच करते तो ऐसा होता है। तो दिस इज ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि इक्वल करते हैं अपन तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। यहां पर R को अपन लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऐसा बोलते हैं। मतलब यदि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैं बोलूं तो आप V अपॉन I बोलेंगे। रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए यदि मैं बोलूं तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। यदि मैं आपसे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं तो आप निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। R इज इक्वल टू V के लिए क्या बोलोगे आप? W बाई Q और करंट के लिए एम्पियर। फिर W के लिए आपको पता है ml स्क्वायर T माइनस 2। Q क्या होता है? I इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू टी अपॉन A। तो कुल मिलाकर R इज इक्वल टू
एम एल स्क्वायर, ये टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, लेकिन ऊपर जाएगा तो ए -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। क्या यूनिट के लिए बात करें तो जनरली हम लोग ऐसा ही यूनिट जो यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए वो होते हैं ओम। क्या लेते हैं? ओम। बल्कि इसका सिंबल भी ऐसा लेते हैं, ओम, राइट। फिर नेक्स्ट, यदि इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूं, जैसा रेजिस्टेंस मैंने बताया है वैसे ही होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है? सी से डिनोट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना कंडक्टेंस हाई होगा, मतलब इजीली करंट फ्लो करेगा। तो यदि मैंने ऐसा बताया तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आसान हो गया। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा तो क्या बोलोगे? m-1 l-2 t3 a2। भाई r का आप डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। इसकी यूनिट होती है यूनिट पर ओम। इसी को क्या बोलते हैं? महो, या इसी को क्या बोलते हैं? सीमेन। राइट। फिर इसके बाद आपने ओम्स लॉ प्रूफ किया था। तो जब आपने ओम्स लॉ प्रूफ किया था तब आप लोग को याद होगा कि जो फॉर्मूला आया था वो ऐसा आया था, V = I इंटू, आप लोग को याद होगा जब आपने ड्राइव किया था तो R = 2 इंटू एम इंटू एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ, यह आया था आपका। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2ml अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। एक्चुअली में जब आपने प्रूफ किया था तो आपको याद होगा V = I इंटू यह आया था 2ml अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। इस क्वांटिटी को आपने बोल दिया था R और इसी को आपने बोल दिया था रेजिस्टेंस। और यदि फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो R कांस्टेंट होता है, तब आपने बोला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब फिजिकल स्टेट चेंज ना होने का मतलब ये पूरा नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कब बदलेगा? R कब नहीं बदलेगा? भाई M नहीं बदलना चाहिए, तो M तो बदलेगा ही नहीं। M क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास फिक्स है। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ नहीं बदलना है आपको। लेंथ बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाता है, तो लेंथ नहीं बदलना चाहिए। पूरा का पूरा जो कंडक्टर आपने यूज किया उसको ना बदले, मतलब एन ना बदले। सिल्वर के लिए बात करें, एल्यूमिनियम के बाद लिए बात करें तो एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम की जगह सिल्वर नहीं लेना है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो बदलता नहीं है। एरिया नहीं बदलना है और टाउ नहीं बदलना है। टाउ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यदि चेंज होगा तो जो पॉजिटिव आयंस है वो भी फास्ट मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी फास्ट मूव करेंगे, तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है वो कम हो जाता है, फास्ट कॉलिजन होने लगता है। और यदि टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो यदि आप लेंथ ना बदले, एरिया ना बदले, सब्सटेंस ना बदले और टेम्परेचर चेंज ना करें, तो ऐसे में कहा जाएगा फिजिकल स्टेट कैसी है? सेम। और उस कंडीशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I। यह आपने पूरा प्रूफ किया था, ओम्स लॉ। नेक्स्ट बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं which factors affect the resistance of a conductor, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि अब आपके पास में फॉर्मूला आ चुका है, R इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू एल अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। जब मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं तो आप सारे फैक्टर्स अभी हालांकि मैंने डिस्कस कर दिया था, तो आप फर्स्ट तो यही बोलेंगे रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसका मतलब है कि कोई कंडक्टर ले रहे हो आप, एक शॉर्ट लेंथ का और एक ज्यादा लेंथ का, तो जो ज्यादा लेंथ वाला कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। फिर सेकेंड, रेजिस्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इसीलिए जो थिक वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम। भाई बाहर एमपीबी में, एमपीबी करंट सप्लाई के लिए जो पोल से पोल वायर यूज करते हैं, मोटे मोटे वायर यूज करते हैं ना, मोटे वायर मजबूती भी तो देते ही हैं, पर साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। करंट इजीली फ्लो करता है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, लाइन लॉस उसको बोलते हैं, लाइन लॉस, वो रुक जाता है। फिर थर्ड, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने बताया टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, टाउ पे। टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो कॉलिजन है वो फास्ट होने लगेगा, कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। फोर्थ, ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर, अलग अलग सेम लेंथ सेम एरिया सेम टेम्परेचर वाले कंडक्टर यदि लेते हैं तो उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं यदि नेचर डिफरेंट है तो। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक वायर आपके पास में सिल्वर का है, एक कॉपर का है, एल्यूमिनियम का, इसमें पूछा जाए कि बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो आपका आंसर होगा सिल्वर का। क्यों? क्योंकि सिल्वर में जो N है वो सबसे ज्यादा होता है। N मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं। तो जिसमें नंबर N की वैल्यू ज्यादा होगी तो R की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों यदि हम नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट मुझे आपको बताना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है R इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R it is inversely proportional to A, therefore R is equal to rho into Ly। ये रो जो है इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये किसी भी पर्टिकुलर, भाई लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, पर यदि मेटल की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर मेटल है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है। आप लेंथ कुछ भी कर दें, एरिया कुछ भी कर दें, उससे बदलेगा रेजिस्टेंस, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। सिल्वर के लिए रो की वैल्यू फिक्स है, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स है, कॉपर के लिए फिक्स है। वो कॉपर यहाँ कहीं का भी हो, दुनिया में कहीं का भी हो, सबके लिए जहाँ जहाँ पर कॉपर, सबके लिए रो की वैल्यू कैसी होगी, सेम। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी R इंटू A अपॉन L होगा। यदि आप इसको डिफाइन करना चाहते तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इफ L इज इक्वल टू 1, एरिया इज इक्वल टू 1,
देन रो इज इक्वल टू आर। मतलब कोई कंडक्टर आपको लेना है यूनिट लेंथ का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना होना चाहिए, यूनिट, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Thus, if the length of a conductor is unit and its cross sectional area is unit, then the resistance of a conductor is called specific resistance or resistivity. फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप बता सकते हैं क्या, तो आप इजीली निकाल लोगे कि रो इज इक्वल टू, आप बोल रहे हैं आर इंटू ए अपॉन एल। अभी आपने रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से एम, नेक्स्ट क्या था, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने डिराइव अभी आपको जस्ट निकाल के बताया था, आर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, यही निकाला था शायद, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, लेंथ एल, ये कैंसिल, तो इसका मतलब रो जो है एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। जहां तक बात है यूनिट की, तो आपको पता है रेजिस्टेंस को अपन ओम में मेजर करेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो कैंसिल, ओम मीटर, राइट। जैसे मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको बताया है, वैसे ही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, इसी को अपन कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 बाय रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। जैसे मैंने उस वक्त आप लोग को बताया था कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो स्वाभाविक इसकी यूनिट क्या आएगी, यहां पर इसकी क्या बताया था, ओम मीटर, तो इसकी हो जाएगी पर ओम मीटर, या इसी को बोलते हैं महो पर मीटर, क्योंकि 1 अपॉन ओम को महो बोल सकते हो आप, राइट। तो ये हमने देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट मुझे बच्चों डिस्कस करना चाहिए इसके आगे